हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक यौगिक है, डी ब्लॉक के तत्व का महत्वपूर्ण यौगिक, इसलिए उसको पढ़ा जाता है। और आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, पोटेशियम परमैग्नेट के MnO4, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें भी वही क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहता है डियर स्टूडेंट। क्या चीज कि इसका जो है आक्सीकारक प्रवृत्ति आक्सीकारक है, तो इसमें स्पेशल ये रहता है कि इसका जो है क्षारीय, अम्लीय और उदासीन माध्यम में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि उदासीन माध्यम में इसका आक्सीकारक प्रवृत्ति को बताइए, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इसका भी संरचना पूछा जाता है, और क्या बोलते हैं तुल्यांकी भार पूछ दिया जाता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसका बनाने की निर्चन नहीं आता यार, मतलब फॉर्मेशंस इसका जो है वो नहीं आता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, वो नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। पोटेशियम परमैग्नेट को पोटास कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास, लाल दवा। आप सबको पता होगा, पहले गांव में जो है जो नलकूप हुआ करता था उसमें कीटाणुनाशक के रूप में उसको मतलब शुद्ध करने के लिए पोटास ही डाला जाता था, लाल रंग का। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक उसको नहीं पिया जाता था, फिर कुछ समय बाद पश्चात उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता भी है पोटेशियम परमैग्नेट का। इसको बनाने के लिए डियर स्टूडेंट दो स्टेप में बनता है। पहला स्टेप है, लिखते जाइएगा, इसका निर्माण पायरोलुसाइट अयस्क मैग्नीज डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट अयस्क को पोटेशियम नाइट्रेट आक्सीकारक की उपस्थिति में कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर उसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है। तो गलाने के पश्चात गलाया जाता है, जिससे पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। ये देखिए कैसे, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको डियर स्टूडेंट जब गर्म कराओगे तो ये एक आक्सीकारक है, पोटेशियम नाइट्राइड बनेगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है, नवजात। ठीक है, और इस नवजात ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है? ये हमारा पायरोलुसाइड जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये पोटेशियम आपका कास्टिक क्षार और नवजात ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेगा? ये देखिए, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ पहले सबसे शुरू क्या बना लेगा? जल का एक अणु बना लेगा, प्लस इधर दिखते जाइएगा आप K2MnO4। देखिए, तो और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। दो पोटेशियम यूज हो चुका है, दो हाइड्रोजन यूज हो चुका है, एक ऑक्सीजन वहां चला गया है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन, ये चार हो गया कि नहीं? इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, और ये रंग होता है इसका हरा रंग का क्या बनाता है? पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। अब इसका द्वितीय स्टेप में क्या होगा ये देखते हैं, चलिए। KMnO4 जो आपको प्राप्त हुआ है, सॉरी KMnO4 नहीं है, K2MnO4 है ना? इसका हम लोग यहां परिवर्तन करेंगे किसमें? KMnO4 में, या का ऑक्सीकरण। ये सेकंड स्टेप है। और पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप में ऐसा आप लोग लिख सकते हो, क्या चीज? MnO2 पायरोलुसाइट का पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन लिख लीजिएगा, में परिवर्तन, यहां का ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कर उसमें क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कर उसमें क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है। तो क्लोरीन जब प्रवाहित किया जाता है, तो क्लोरीन प्रवाहित करने से क्या हो जाएगा? दो ठो जो है हमारा ये K2 बच जाएगा, MnO4 भी बच जाएगा, सॉरी यार, ये 2KMnO4 ये पूरा बच जाएगा। ठीक है जी,
2 KMnO4 बच जाएगा, 2 पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ मिल करके क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये लिखिएगा, हरे रंग के पदार्थ पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कराकर उसमें क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, जिससे गुलाबी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसका गुण लिखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, तो गुलाबी बैगनी रंग होता है इसका, एकदम गुलाबी एकदम बैगनी भी नहीं, गुलाबी बैगनी रंग का होता है। तो गुण लिखना चाहेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट में धात्विक चमक होती है तथा यह चूर्ण के रूप में भी पाया जाता है एवं इसका रंग बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। इतना जो है आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ऊष्मा के प्रभाव और अम्लीय क्षारीय सब प्रभावों को देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब होता है गर्म करने पर उसमें क्या हो रहा है। तो ऊष्मा का प्रभाव कुछ इस प्रकार होता है कि KMnO4 जो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इसको गर्म कराया जाता है, आप लोग ऐसे लिखेंगे, जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कराया जाता है ऊष्मा में, ऊष्मा की उपस्थिति में, तो ये जो है हमारा अगेन क्या बना लेता है, पोटेशियम मैग्नेट बना लेता है। प्लस यहाँ 2 मैग्नीज है, यहाँ सिंगल मैग्नीज है तो 1 मैग्नीज बच गया, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 4 बस यूज हुआ है, 2 यहाँ यूज हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन अलग। तो इस प्रकार ऊष्मा की उपस्थिति में जिस प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन रिलीज करता था, उसी प्रकार ये भी जो है क्या करता है, रिलीज करता है, अर्थात ये भी आक्सीकारक है। समझ में आ रहा है। क्षार की उपस्थिति में क्रिया देख लेते हैं, चलिए क्षार की उपस्थिति में, फिर उसके बाद आराम से हम क्षार, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक प्रवृत्ति देखेंगे। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में भैया कुछ इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ठीक है, तो इसको जब अभिकृत कराया जाता है तो कुछ इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाता है K2MnO4। ठीक है, प्लस देखिए यहां क्या बच जाएगा, 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में बदल रहा है और एक नवजात ऑक्सीजन जो है रिलीज कर रहा है, किसमें, क्षारीय माध्यम में भी। आप संतुलित कर सकते हैं, आराम से संतुलन में है। ठीक है, तो इस प्रकार क्षारीय एवं अम्लीय माध्यम में ऊष्मा का प्रभाव एवं क्षारीय माध्यम का प्रभाव। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट हम इसका आक्सीकारक प्रवृत्ति कहाँ कहाँ, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है भैया। ये देखो आक्सीकारक प्रवृत्ति, तो आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों माध्यमों में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, अर्थात यह एक प्रबल आक्सीकारक है एवं आक्सीकरण प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्षारीय को ही देख लेते हैं। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, क्योंकि अभी हमने क्षार के साथ इसका क्रिया देखा है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को फिर से लिखना है। ठीक है, तो क्षार के साथ KMnO4 प्लस 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहां 4 लिया था तो भाई 4 लिए थे तो 2 को कॉमन ले लेना यार, उधर से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बना लेगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा K2MnO4 प्लस क्या बन जाएगा, 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगा। अच्छा, क्षार वाले में काम कर लो, वहां 2 लगा देना और नवजात ऐसा मत बनाना, ऐसा लिख देना ऐसा। ठीक है ना, वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शायद। ये तो यहाँ क्या कर रहा है, अम्लीय क्षारीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या होगा भाई, कोई भी अन्य पदार्थ अभी जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस इस नवजात ऑक्सीजन जो कि पोटेशियम परमैंगनेट दे रहा है उसको ग्रहण कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, आक्सीकृत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार। तो आपको क्या करना है, हर माध्यम में आक्सीकारक प्रवृत्ति दिखाने के लिए पहले ये इस प्रकार उसका ऑक्सीजन निकलते हुए दिखाना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में याद करना है। ठीक है, जैसे कि ए बेयर अभिकर्मक, ये जब हम लोग
चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे तो उधर हमको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेयर अभिकर्मक। तो वास्तव में बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं? बेयर अभिकर्मक डियर स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट के 1% क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 1% क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं एवं इसका उपयोग असंतृप्तता का पता लगाने के लिए किया जाता है। असंतृप्तता मतलब डबल बॉन्ड, असंतृप्तता का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस चीज का? बेयर अभिकर्मक का। और बेयर अभिकर्मक क्या है? 1% पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन याद रहेगा सबको, रहना भी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एथिलीन, एथिलीन का ग्लाइकॉल में, किसमें? ग्लाइकॉल में। तो डियर स्टूडेंट, एथिलीन क्या होता है और ग्लाइकॉल क्या होता है ये देखिए। एथिलीन आप सबको पता होगा, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। 2KMnO4 + 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि तभी तो संपन्न होगा जी, ठीक है। जैसे कि आप सबको पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? पोटेशियम मैग्नेट प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब एथिलीन क्या है? एथिलीन ये है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ एथिलीन। इसको बदलना किसमें? हमको ग्लाइकॉल में। और ग्लाइकॉल क्या है? CH2OH CH2OH, दैट इज अ ग्लाइकॉल, ठीक है। तो आप यहां देखिए, हमको किस चीज का उपयोग करना ही पड़ेगा? ऑक्सीजन का उपयोग करना ही पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जब तक ऑक्सीजन को उपयोग नहीं करोगे तो कैसे ऑक्सीकारक कहलाएगा? तो ऑक्सीजन का यूज करेगा, लेकिन इसके अलावा इसको और किस चीज की जरूरत है? 2 CH2 ये तो हो गया। हमको क्या चाहिए? देखिए, एक ऑक्सीजन भी हमारे पास उपलब्ध है, क्या चाहिए हमको? एक H2O चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं? H2O फिर ऐड कर देते हैं, हो गया जी। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है? यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इधर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्यों? यहां भी एक ऑक्सीजन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, और उसी को हमको देखना रहता है, वो दोनों कटना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर सपोज करो यहां 2 रहता तो क्या मैं करता? मैं तो यहां मुझे क्या करना पड़ता? दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, पूरा इसमें 2 का, ताकि यहां 2 ऑक्सीजन आ जाए तो दोनों कट जाए, यही संतुलन कहलाता है। अगर सपोज यहां 3 होता तो कैसे करते हम? तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते, बस, और कुछ नहीं करना रहता है। तो ये तो संतुलित है, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन लिखने के टाइम जो पहले कट रहा है उसको काट दीजिए। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, जल से जल के अणु कट गया, और बाकी जो चीज भी बचा है वही हमारा ओवरऑल रिएक्शन होता है। 2KMnO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमको मिल रहा है पोटेशियम मैग्नेट प्लस ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, ठीक है जी। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल हो गया बेयर अभिकर्मक, ठीक है मेरा भाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए इसी का एग्जाम्पल देखना है, तो इसको पूरा नहीं मिटा करके मैं इतना मिटा देता हूं, क्योंकि ये मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्या कर लेंगे? आप लोग लिख लेंगे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ये बेयर अभिकर्मक नहीं रहेगा, इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, मैं यहां चेंज करूंगा B, किसको? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट, ठीक है। इसमें हमको कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको एक स्टेप को रहने दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पोटेशियम आयोडेट में। अब ये देखिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ मुझे आवश्यकता है 3 नवजात ऑक्सीजन का, है कि नहीं है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में। रीजन क्यों? क्योंकि यहां मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए ताकि कट जाए दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां नहीं, वहां भी करना, सॉरी यार, ये देखिए भाई, मुझे पोटेशियम आयोडाइड में बदलना है, आयोडेट में बदलना है, तो 3 ऑक्सीजन रहेगा तभी तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब ये दोनों कटना चाहिए, इसलिए मैं यहां क्या करूंगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसके जगह में अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? नया लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × 6 पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4, ठीक, प्लस 3 दूनी 6 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मिल जाएगा हमको 3 दूनी 6 पोटेशियम मैग्नेट प्लस 3H2O प्लस
3 ऑक्सीजन। होगा कि नहीं? अब ओवरऑल लिखना है तो ओवरऑल लिखने के टाइम इसको और इसको काट दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है ना, अब उसके जगह में हम ये रिप्लेस कर दिए हैं ये। अब ओवरऑल हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 प्लस 6 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड और ये हमको मिल जाएगा पोटेशियम मैग्नेट के MnO4 प्लस पोटेशियम आयोडेट और प्लस 3H2O। इस प्रकार आप 2 एग्जाम्पल कम से कम इसका देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखेंगे हम लोग उदासीन माध्यम में, फिर लास्ट में देखेंगे अम्लीय माध्यम में, उसके बाद वहीं से फिर हम चले जाएंगे किसमें, इसका तुल्यांकी भार एवं संरचना ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उपयोग के बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। उदासीन माध्यम में, तो उदासीन माध्यम अर्थात जल, ठीक है, जल H2O में, तो जल की उपस्थिति में भी पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक आक्सीकारक का कार्य करता है। कैसे? ऐसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2O, तो ये क्या क्या बना लेता है डियर, ये बना लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पायरोलुसाइट, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और 3 ठो नवजात ऑक्सीजन। ये देख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस करना कर सकते हैं। 2 ठो पोटेशियम है बिल्कुल है, 2 ठो मैग्नीज है बिल्कुल है, और 4 दूनी 8 एक 9 ठो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 4 2 6 3 9 हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में। तो भैया सल्फर का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है कि नहीं कहलाता है, तो वो चीज़ हमको करके दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा ये दिखा दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, चूंकि उदासीन माध्यम में जल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट 3 नए नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, अर्थात इसे कोई भी अन्य पदार्थ इस नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीकृत पदार्थ बनाता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का, किसमें, सल्फर में। तो फिर से आपको यही चीज लिखना पड़ेगा 2KMnO4, ठीक है, प्लस जल, और ये हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, क्यों लिखना पड़ता है, संतुलित करने के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2MnO2 प्लस 3O हो गया। अब देखो भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड किस में बदल रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड किस में बदल रहा है, सल्फर में बदल रहा है। तो एक काम करो ना यार, यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिए, नवजात ऑक्सीजन। भाई वो मैं क्या बताया हूँ, अन्य पदार्थ, ये अन्य पदार्थ है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीकृत पदार्थ है, बना कि नहीं बना। तो इस प्रकार ये बदलेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, जल भी बनेगा। तो अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, तो ओवरऑल रिएक्शन जब लिखोगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को काट देना, 3 ठो है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो एक स्टेप आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, 3H2S प्लस 3O, और ये हो जाएगा 3S प्लस 3H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये 3 से 3 ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक जल यहाँ से कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो अब लिख दीजिए कंप्लीट KMnO4 प्लस यहाँ जाएगा 3H2S प्लस इधर, तो ये तो कट गया। ठीक है, इधर आ जाएगा हम लोगों का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2MnO2 प्लस 3S। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। दूसरा एग्जांपल इसका देखना चाहेंगे, चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। MnSO4 का किसमें, MnO2 में, MnSO4 का MnO2 में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, 2KMnO4 प्लस H2O, और ये हमको मिल जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस MnO2 प्लस 3 ठो नवजात ऑक्सीजन। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, उसको देखिए क्या चीज़, एक स्टेप थोड़ा छोड़ दीजिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। MnSO4 ये हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, MnO2 में। अब ये किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ये देखो आप, MnSO4। ठीक है भाई, यहाँ ऑक्सीजन निश्चित रूप से लगेगा यार, तभी तो बनेगा वो। अब 2 ठो ऑक्सीजन है, ठीक है, वहाँ क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। लेकिन यहाँ सल्फेट MnO2 तो बन जाएगा, लेकिन सल्फेट का क्या होगा, अकेले तो नहीं रह सकता ना, अकेले रह जाएगा क्या, नहीं रह सकता। तो इसका क्या करोगे आप, इसका क्या करोगे आप, बताइए मुझे, क्या करें इसका।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें। या एक काम कर सकते हो, जल के साथ सीधा H2O कर दो और एक नवजात ऑक्सीजन यूज कर दो। एक ही करो, दो नहीं, एक। इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखो क्या हो रहा है। MnO2 बन गया, MnO2, और यहाँ है H2SO4। क्या बन गया? H2SO4 हो गया भाई। तो ओवरऑल जब लिखना है तो आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है? 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए नवजात, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 3, और ये नवजात ऑक्सीजन, और ये बन जा रहा है हमारा 3MnO2 प्लस 3H2SO4 हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे अब। तो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन में? क्या क्या कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है सर। कौन कौन सा चीज़ें? 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कट गया, बिल्कुल कट गया। और कुछ नहीं कट रहा है यार, तो पूरा लिखो ना। 2KMnO4 प्लस 3MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 3 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। और इधर जब देखेंगे हम लोग तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2MnO2 प्लस, ये देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5। ठीक है। और ये हो जाएगा 3H2SO4। तो इस प्रकार से हमारा जो मैग्नीज सल्फेट है ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में? मैग्नीज डाइऑक्साइड में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में कैसे होता है ये देखिए। आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, ये जो है अम्लीय माध्यम अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो अम्लीय माध्यम में डियर स्टूडेंट ये क्या बना देता है? पोटेशियम सल्फेट, पहले सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, फिर मैग्नीज सल्फेट MnSO4 2, ठीक है, प्लस अब बचा क्या? 3 हाइड्रोजन बचा है और हमारा तो 3H2O बन जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 3 ऑक्सीजन यहां यूज हो गया तो 5 ऑक्सीजन बच जाएगा, कुछ इस प्रकार। ये अब ठीक है यार, समझ में आ गया? तो इस प्रकार अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट सर्वाधिक 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय माध्यम में ये जो है सर्वाधिक ऑक्सीकारक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो वो सबको बता चुका हूं यार, प्रीवियस में भी पढ़ाया हूं भाई, आज भी पढ़ा रहा हूं। अन्य पदार्थ, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत पदार्थ, ये तो लिखना आता है ना। अब मैं बता रहा हूं, ये सब आपके लिए होमवर्क है और इन सबको करके आप कहां सेंड कर देना? ग्रुप में सेंड कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या क्या बदलता है ये देखिए। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बदल जाता है फेरिक सल्फेट में। किसमें? फेरिक सल्फेट में। फेरस सल्फेट किसमें बदल जाता है? फेरिक सल्फेट में। हाइड्रोजन सल्फाइड बदल जाता है सल्फर में। पोटेशियम आयोडाइड बदल जाता है आयोडीन में। ठीक है। HX वेयर X इज हाइलोजन्स, HX वेयर X इज हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है जी, मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी के सभी किस में बदल जाते हैं? हाइलोजन में बदल जाते हैं। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें बदल जाएंगे। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट ये बदल जाएगा सोडियम नाइट्रेट में। ठीक है। और इसी प्रकार सोडियम आर्सेनेट, ये बदल जाता है सोडियम आर्सेनाइड जो है सोडियम आर्सेनेट में। ठीक है। इसी प्रकार और ढेर सारे हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, ये बदल जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड बदल जाता है सल्फेट में। और COOH ऑक्जेलिक अम्ल बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और CH3CH2OH ये बदल जाता है CH3COOH में, एसिटिक अम्ल में।
लेड ऑक्साइड बदल जाता है लेड सल्फेट में, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड जो है बदल जाता है पोटेशियम आयोडाइड में। यस, इनको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए और एक एक बार बना के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और पूरा कुछ को आप लोग जो है कम से कम, मैं स्टार लगा देता हूं, स्टार, ठीक है। इनको कम से कम मुझे आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा प्लीज। इतना ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये यहीं पे खत्म। अब हम लोग देखते हैं इसकी तुल्यांकी भार। अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, अम्लीय माध्यम में इसका तुल्यांकी भार। अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार, ठीक है। तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, एकदम सरल तरीका, सुनिएगा, आता है भाई। तो अम्लीय माध्यम में निकाल रहे हैं तो इसलिए देखिएगा, अम्लीय माध्यम में KMnO4 प्लस 3H2SO4। अम्लीय माध्यम में पहले इसके रासायनिक अभिक्रिया को लिख दीजिए, तो ये हो जाता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5O। होता है कि नहीं होता है? ये होता है। अब ये देखिए, हमें किस चीज़ का निकालना है, पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। केंद्रीय धातु आयन कौन है, मैग्नीज ना है, इसको लग निकाल लीजिए, KMnO4। डियर ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का पोटेशियम प्लस MnO4 माइनस में, होगा कि नहीं। इसी प्रकार मैग्नीज MnSO4 है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 प्लस 2SO4, सॉरी यार 2SO4 नहीं, ये होता है, हो गया। मतलब क्या है कि MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लिखेंगे आप लोग भी ना, Mn किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है बता दीजिए, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अरे भैया ये पहले लिख लिए, ये सबको पता है, जानते हैं। केंद्रीय धातु आयन का हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, जिसमें मैग्नेट जो है, मैग्नीशियम जो है केंद्रीय धातु आयन है, सेंटर मेटल है, ठीक है। और ये जो है एडिशनल है उनका। तो इसमें हमको क्या करना है, KMnO4 को देखिए ये किस प्रकार आयनित होगा, K प्लस MnO4 माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब इसको आयनित क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि तुल्यांकी भार निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर अम्ल है तो कितना हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है, जैसे कि HCl, इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, HCl का तुल्यांकी भार, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दे आर रिमूव। तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन निकालता है जी, और हाइड्रोजन का होता है 1 और इसका होता है 17 दूनी 34, 35.5, तो 35.5 और ये हो जाएगा 36.5, तो इसकी तुल्यांकी भार हो जाएगी 36.5। तो हम लोग अम्ल और क्षार का तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे यौगिकों को निकालने के लिए आपको उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो इस कारण मैं क्या कर रहा हूं, इसको आयनन करा रहा हूं। तो आयनन जब कराऊंगा इसको, तो ये इस प्रकार आयनित होगा। और ये जो आपको दूसरा पक्ष मिल रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका आयनन इस प्रकार होगा, और ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, मतलब मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, दैट इज कन्वर्ट इन, ये देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहीं पे देखना है आपको। यहां मैग्नीज का आप ऑक्सीकरण अंक निकालो, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या निकलेगा भैया मेरे, एक ऑक्सीजन को होता है -2, होता है कि नहीं, और 4 है तो ये हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 हो गया। और किसी भी आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होता है, तो -1। तो मैग्नीज का जो निकल जाएगा ये इधर भेज दीजिए +7, तो यहां क्या आ जाएगा +7 इस मैग्नीज का, और यहां कितना है, तो इसके आवेश के बराबर अर्थात +2। तो ये तो अनकंफर्टेबल है, तो इसको संतुलित करने के लिए बताइए संतुलित कैसे करेंगे। एक तरीका है कि इसको पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा निकाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे रहा है। पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया एक तरीका होता है, कक्षा 11वीं में मैं पढ़ाया था, मुझे याद है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यदि मैं इसको दे दूंगा 5 ठो, तो क्या हो जाएगा, 5 ठो जब दे दूंगा तो 5 माइनस और 5 माइनस और +7 है, तो ये हो जाएगा +2 और इधर भी हो जाएगा +2, संतुलित हुआ। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमारा तुल्यांकी भार होता है, दैट इज परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान या परमाणु आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 158 और ये हो गया 5। तो वो कर दीजिए 5 तिया 15, 3, 5 एक 5.1, 31 और 6 आएगा। समझ में आया जी? एक 158 होता है कि 258 होता है? अगर ऐसी देखें तो 19 दूनी 38, 40 तो इसका होता है 38, ठीक है। मैग्नीज 25 है तो 25 दूनी 50 तो इसका हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। 16 चौक 64 इसका हो जाएगा। हाँ 6 5 6 11, 11 3 14, ठीक है उतना ही आएगा। ठीक है मैं इसे निकाल रहा था ना, वो मेरा कैलकुलेशन है, आप नहीं समझोगे। 31.6। तो इस प्रकार इसका जो तुल्यांकी भार कितना आ जाता है 31.6। आप इस प्रकार एक नोट भी लिख सकते हो कि इसका आणविक द्रव्यमान पर पोटेशियम पर मैग्नेट का आणविक द्रव्यमान या तुल्यांकी द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के 1/5 गुना होता है, जबकि आप सबको पता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में 1/6 गुना था कि नहीं। अब देख लेते हैं, चलिए इसका क्या चीज, संरचना। तो इसका संरचना कैसे बनाएंगे रे भाई, इधर देखो सब लोग, पोटेशियम पर मैग्नेट का संरचना कैसे बन जाएगा। KMnO4 K प्लस MnO4 माइनस होता है जी। इसको पकड़ ले, ऑक्सीकरण अंक आ रहा है 7, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैग्नीज 20 में बनाइए, सेंटर मेटल है इसलिए 20 में बनाइए यहाँ पे ऐसे, और 4 ठो ऑक्सीजन को जोड़िए, ठीक है। 2 3 1 2 इस प्रकार। लेकिन एक में सिंगल बॉन्ड रखिएगा, किसी एक में सिंगल बॉन्ड रखिएगा। रीजन क्या है सिंगल बॉन्ड रखने का, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या देखिए क्या है 7 है। तो 7 है तो इसको मैं हटा देता हूं, और माना कि यहां से जो है क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, K जुड़ा हुआ है। तो K जुड़ा हुआ है तो ये देखिए संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। 7 ठो इसकी ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2। लेकिन ये जब बॉन्ड टूटता है तो यहां जाता है प्लस और यहां जाता है आपका माइनस। तो इस प्रकार इसकी संरचना जो है चतुष्फलकी टाइप का इस प्रकार बना सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से बनाइएगा, आता है ये। और इससे पहले मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का बताया था, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कुछ इस प्रकार था। पोटेशियम डाइक्रोमेट थोड़ा देख लो, वहां छोटा सा एक चीज मिस्टेक नहीं हुआ है, सही है, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई है। क्या चीज वो देख लो, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये Cr2O7 2 माइनस। तो यहां हमारा इसका आ जाएगा +6, आएगा कि नहीं। तो एक क्रोमियम और एक और क्रोमियम इस प्रकार मैं बनाया था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं बता रहा हूं आपको। 6 होना चाहिए, नहीं 6 होना चाहिए। क्रोमियम 2 3 6 होना चाहिए। 3 4 5 6 4 क्रोमियम 'थोड़ा दूर हो गया, आप थोड़ा सा पास बना दीजिएगा, है ना। वो सही है, ऐसी बात नहीं है, वो भी सही है। लेकिन इसमें जो ये मैं संयोजकता लाइन जो है ना, इसका संयोजकता लाइन, ये डॉटेड लाइन, उसको उसमें नहीं शो किया हूं। तो आप लोग अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, आप उम्मीद है मुझे, तो इस प्रकार उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये बनाया हूं ऐसा, लेकिन इस चीज को नहीं शो किया हूं, तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी एक ठो जो है, एक में सिंगल बॉन्ड रहेगा जी। 6 ठो है तो 2 4 2 6 2 4 और 7 ठो हो रहा है, तो ये गलत है। ये एक ठो हटा दीजिएगा और यहाँ का लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, तो फिर ये बढ़िया है। इस प्रकार से समझ में आ गया।
ऐसा बनाइएगा। अब देख लेते हैं क्या चीज, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग। तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग भैया सबसे पहले जल को जीवाणु रहित बनाने में, ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, तीसरा लिखिएगा ऑक्सीकारक के रूप में, चौथा लिखिएगा विद्युत रासायनिक सेलों में, ठीक है। और पांचवा छठवां आपकी जिम्मेदारी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। प्रयास करेंगे एक क्लास में कवर करने का, अगर नहीं होगा तो एक तो एक्टिनाइड का बनेगा, एक तो लेंथेनाइड का बनेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।